जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के मूट कोर्ट और मॉक ट्रायल क्लब की तत्वाधान में पहली MCMTC राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। उद्घाटन समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 3 मई से 5 मई तक देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, जिसमें मूट कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानूनी प्रभावों से संबंधित मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधि संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन शुरुआती राउंड होगा, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्तागण प्रतिभागियों का मूल्यांकन करेंगे। वहीं क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स 4 मई को आयोजित होंगे। 5 मई को प्रतियोगिता का अंतिम राउंड होगा। इस दौरान न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी ने कहा कि मूट कोर्ट वो मंच है जहां विधि के छात्र अपने हुनर का प्रदर्शन कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उद्घाटन सत्र में JNVU के कुलपति KL श्रीवास्तव सहित विधि विभाग के सभी प्रोफेसर मौजूद रहे। ये हमारे लिए गौरवमय वर्ष है कि विधि संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय लीगल एजुकेशन के अंदर 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस साल के अंदर हमने कुछ नवाचार पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हमने तय किया था और उसके अंदर हमने कुछ क्लब बनाए थे। उसमें से एक क्लब मूट कोर्ट एंड मॉक ट्रायल क्लब है, जिसने अपनी एक्टिविटीज़ इसी साल से प्रारंभ की और एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और विषय भी ऐसा चुना जो आज बहुत ज़्यादा समीचीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कई तरीके की विधिक चुनौतियाँ उसके समक्ष हैं। तो ऐसी एक प्रॉब्लम रखी गई। इसके अंदर लगभग 2 महीने का समय हमें इसमें प्रिपरेशन के अंदर लगा और इंडिया के कई सारे स्टेट्स, जिसमें महाराष्ट्र, आसाम, दिल्ली, उत्तराखंड इत्यादि जगह से अच्छी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से टीम्स आ रही हैं। It is also a matter of pride for me and perhaps for all who were at some or the other point had been students of the Jayanaarayan University for organizing the moot court competition at national level. This will not only create a beautiful environment for the aspiring students of law. वहीं देश भर के न्यायिक अधिकारियों ने अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन यानी कि AIJS की एग्जीक्यूटिव बॉडी तय कर ली है। मुंबई से न्यायिक अधिकारी डॉक्टर अजय नथानी को अध्यक्ष चुना गया है, तो वहीं RJS एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। RJS एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग को अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारी पवन कुमार गर्ग को पुष्प गुच्छ भेंट कर और माला साफा पहनाकर शुभकामनाएं। पारिवारिक बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। पारिवारिक बार एसोसिएशन अध्यक्ष DS शेखावत के नेतृत्व में पवन कुमार गर्ग को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता यह है कि न्यायिक अधिकारियों की जो भर्ती होती है, फर्स्ट स्टेज सिविल जज, उनके प्रमोशन होते हुए DJ कैडर तक जाते हैं। उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में 25% का कोटा एडवोकेट का और 75% कोटा प्रमोशन व एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। उसके पश्चात एलिवेशन में 33% कोटा रहता है, 66% कोटा एडवोकेट से होता है। हमारी ये मांग है कि जो मजिस्ट्रेट की भर्ती होती है वो एलिवेशन में होना नामुमकिन हो जाता है। आज बड़े गर्व का विषय है कि जो पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 4 के न्यायाधीश एवं RJS एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार गर्ग जी को अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और आज हमारे लिए और भी इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने
इस चीज़ उनके मध्य रहते हुए, हमारे मध्य में रहते हुए उनको इतने बड़े पद पर उनका चयन हुआ है। और इसी कारण आज हमारी पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा उनका सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें उन्होंने हमारे जो पक्षकार और जो अधिवक्ता कोर्ट में आते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और न्यायालय में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए और बार व बेंच के संबंधों को सुधार लाने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आश्वासन दिया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाड़मेर में सफाई कर्मी भर्ती घोटाले में बड़ी खबर, स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। बाड़मेर नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त योगेश आचार्य और सहायक प्रशासनिक अधिकारी बिशन चंद चारू को निलंबित किया। स्थानीय निकाय निदेशक सुरेश कुमार ओला ने जारी किए आदेश। इन दोनों अधिकारियों ने की थी अवैध रूप से सफाई कर्मियों की भर्ती, जबकि इन अभ्यर्थियों का नाम लॉटरी लिस्ट में नहीं था, साथ ही वेटिंग लिस्ट में भी इनका नाम नहीं था। इसके बावजूद अवैध रूप से इनकी भर्ती की गई। इस भर्ती को लेकर नगर परिषद की बोर्ड की स्वीकृति नहीं ली गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक, पूरे तरीके से धांधली खुलासा कैसे हुए और अब इस कार्रवाई को कैसे देखें? देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा मामला है ये वर्ष 2018 की सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ा मामला है। इसकी शिकायत विभाग को मिली थी और विभाग ने इसकी जांच की थी। तो जब जांच की तो सारे मामले की परतें खुलती गई, जिसमें ये पता चला कि ये जो पांचों सफाई कर्मी हैं इनको अवैध रूप से भर्ती किया गया, क्योंकि जो लॉटरी निकली आवेदन के बाद, जो लॉटरी बाड़मेर नगर परिषद ने निकाली उसमें इन पांचों सफाई कर्मियों का नाम नहीं था। इवन ये जो वेटिंग लिस्ट होती है बाद में, उसमें भी इनका नाम नहीं था। उसके बावजूद इनको भर्ती कर लिया गया अवैध रूप से। और जो इस तरह की भर्ती की स्वीकृति के लिए जो सक्षम संस्था है नगर परिषद में, जिसे बोर्ड बोलते हैं या नगर पालिका मंडल कहते हैं, वहां से भी इसकी स्वीकृति नहीं ली गई। ये जब खुलासा हुआ मामले का तो उसके बाद फाइल मंत्री तक पहुंची। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। उसके बाद जो डीएलपी है उन्होंने सुरेश कुमार ओला ने इसके आदेश जारी किए हैं और सस्पेंशन में इनका जो मुख्यालय है वो स्थानीय निकाय निदेशालय जयपुर ही रहेगा। उनको बाड़मेर से यहाँ आकर हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा ये जो योगेश आचार्य है इनके खिलाफ और भी कई मामलों में शिकायतें हैं। ये अधिकतर जो है पश्चिमी राजस्थान के जो विभिन्न निकाय हैं, जिसमें सिरोही भी शामिल है और जोधपुर भी शामिल है, इस तरह के जो पश्चिम राजस्थान के निकाय उनमें ये रहे हैं और इनके खिलाफ उन शिकायतों पर जांच जो है विभाग स्तर पर चल रही है। और अभी ये जो योगेश आचार्य है इनका पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन उस समय जब वर्ष 2018 में सफाई कर्मियों की बाड़मेर नगर परिषद की ओर से भर्ती की गई थी, तब ये वहां पर आयुक्त के पद पर थे। इनके पास आयुक्त के पद का चार्ज था, इसलिए इन्हें और जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं बिशन चंद चारू, इन दोनों को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार माना गया है। और आगे और जो विस्तृत जांच होगी उस जांच को ये प्रभावित नहीं कर सके, इस लिहाज से इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समर वैकेशन में अगर आप सफर करने की तैयारी करें तो एक बार पता लगा लीजिए कि कहीं आप जिस ट्रेन से सफर करना चाहते हो वो जाम तो नहीं है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान पटरियों पर जमे हैं। किसानों के जाम के चलते अब तक कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन अब सिर दर्द बन चुका है, खास तौर पर रेलवे के लिए। पिछले 14 दिनों में 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। रोजाना 14 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो रही हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा बुरा असर उत्तर पश्चिम रेलों के संचालन पर पड़ा है। पिछले 10 दिनों से रोज 10 से 12 रेलें रद्द की जा रही हैं और लगभग 15 रेलों का रूट बदला जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर 12 रेलों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल रेलों का रद्दीकरण करने के अलावा एनडब्ल्यूआर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रद्द होने वाले रूट में भिवानी, धुरी, सिरसा, लुधियाना, हिसार, चूरू, अमृतसर, श्री गंगानगर, ऋषिकेश शामिल हैं। इन शहरों की तरफ जाने वाले राजस्थान के यात्री ना तो यहां से वहां जा पा रहे हैं और ना वहां से यहां आ पा रहे हैं। आंदोलन के कारण रेल प्रभावित। पिछले 12 दिन से लगातार ट्रेनें हो रही हैं रद्द। आज फिर 12 ट्रेनों को किया गया रद्द। शंभू स्टेशन पर चल रहा है किसान आंदोलन।
14653 हिसार अमृतसर ट्रेन 6 से 8 मई तक रद्द। 14654 अमृतसर हिसार ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04571 भिवानी धुरी ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04572 धुरी सिरसा ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04574 लुधियाना भिवानी ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04575 हिसार लुधियाना ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04576 लुधियाना हिसार ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04743 हिसार लुधियाना ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04744 लुधियाना चूरू ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04746 लुधियाना हिसार ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04745 चूरू लुधियाना ट्रेन 5 से 7 मई तक रद्द। 04573 सिरसा लुधियाना ट्रेन 5 से 7 मई तक रहेगी रद्द। दरअसल उत्तर रेलवे जोन के अंबाला मंडल पर शंभू रेलवे स्टेशन की पटरियों पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कब्जा कर रखा है। जिस रूट पर किसानों का कब्जा है वहां से राजस्थान से निकलने वाली ट्रेन हरियाणा होते हुए पंजाब जाती है। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज से 8 मई तक जहां 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी तो 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। लेकिन इन सब के बीच नुकसान उन यात्रियों का हो रहा है जो महीनों पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा चुके हैं और अब आखिर समय में उनकी ट्रेन रद्द की जा चुकी है, जिससे यात्रियों को आनन फानन में दूसरे विकल्प का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के शंभू स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, जिनके कारण से रेलों का संचालन प्रभावित हुआ है और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में भी संचालित होने वाली ट्रेनों का भी संचालन प्रभावित हुआ है, जो कि इस प्रकार से 12 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 2 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और एक गाड़ी जो कि जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस है उसको परिवर्तित मार्ग से लुधियाना धुरी झारखंड लेते हुए लाया जा रहा है। ये जो कैंसिलेशन और पार्शियल कैंसिलेशन और डाइवर्जन है वो दिनांक 7 अप्रैल तक किया गया है। इसके बाद अवगत और कराया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इन डाइवर्टेड और जो कैंसिलेशन जो ट्रेन है इनका 139 ऐप के माध्यम से ही स्थिति देख करके घर से रवाना हो। किसान आंदोलन से पटरियां कब मुक्त होंगी ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये आंदोलन आम जन के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बजरी खनन के खिलाफ चल रहे अभियान में खान विभाग की विशेष टीमों ने दूसरे दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर खनन माफिया को भाग खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के नेतृत्व में चल रहे अभियान में दूसरे दिन अवैध बजरी के 28 और मैसनरी स्टोन के 27 सहित कुल 55 मामले बनाए। खान विभाग की टीमों की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा जोन में सर्वाधिक कार्रवाई की गई, ये रिपोर्ट देखिए। खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर खान विभाग ने 1 मई से अवैध बजरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के लिए कुल 27 टीमों का गठन किया गया है, जो पिछले 2 दिन से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अभियान के दूसरे दिन अवैध बजरी खनन, निर्गमन और भंडारण के 28 मामले बनाए गए, जबकि अवैध चुनाई पत्थर के भी 27 मामले इस दौरान बनाए गए। खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सभी दस्तों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, तो वहीं मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक पर आमिटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बजरी अवैध खनन का 1, अवैध निर्गमन 25 और अवैध भंडारण के 2 मामले बनाए। कुल 6 FIR दर्ज कर 343 टन अवैध बजरी जब्त की। 2 मशीन की जब्त, 4 लाख जुर्माना राशि वसूली। अतिरिक्त निदेशक PR आमेटा कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग। दूसरे दिन अवैध खनन के 4 और अवैध निर्माण के 23 मामले बनाए। कुल 11 FIR, 9,355 टन खनिज जब्त, 5 मशीन और 32 वाहन जब्त। कुल 4,71,000 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। अभियान के दौरान कार्रवाई में कोटा जोन रहा सबसे आगे। अभियान के दूसरे दिन कोटा जोन में अवैध बजरी और मैसनरी स्टोन के 29 मामले बनाए गए। कोटा जोन में 10 FIR, 32 मशीन वाहन जब्त। उदयपुर जोन में 15 मामले, 6 FIR, 22 मशीन और वाहन जब्त। उदयपुर जोन में 6 मामले, 1 FIR, 7 मशीन और वाहन जब्त। जोधपुर जोन में 6 मामले,
0 FIR और 5 मशीन और वाहन जब्त। निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सभी टीमों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल खान विभाग को लगातार अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया। खास बात यह है कि अवैध बजरी खनन अभियान के दौरान अवैध बजरी के प्रकरण तो सामने आ ही रहे हैं, साथ ही अवैध चुनाई पत्थर के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध खनन माफिया में हड़कंप है और खान विभाग को जुर्माने के तौर पर राजस्व भी मिल रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख करते पाकिस्तान से रामलला के दर्शनों को आए श्रद्धालु और पाकिस्तान से आए 250 श्रद्धालुओं ने आज रामलला के दर्शन किए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 34 जिलों से आए श्रद्धालु बजरंग बली के दर्शन करने हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। सरयू की आरती में भी शामिल हुए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सखर, सांगण, कंतकोट, चीचड़ा, पैनो, बैजी, पीतापिन, मैसरा, भैलारी स्थानों से आए थे श्रद्धालु और सिंधी समाज के 250 लोग शादानी दरबार की अगुवाई में आए थे तीर्थ यात्रा पर भारत। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी जुड़ गए। पंकज जी, जरा बताइए कितने दिन की यात्रा पर ये आए हैं और भक्ति का रस तो हर तरफ बहता है, वहां भी वो हैं जो राम को मानते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहला अवसर है जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान से श्रद्धालुओं का दल रामलला के दर्शन को आया हो। और आज ये दल अयोध्या पहुंचा था, जहां इनका बहुत भव्य तरीके से जो मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने स्वागत किया। उसके अलावा इन्होंने सरयू नदी में भी आरती की, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और रामलला के दर्शन किए। खास बात ये रही, पूरा की पूरा जत्था जब रामलला मंदिर पहुंचा उससे पहले जो वहाँ के लोकगीत हैं और जो वहाँ का संगीत है वो गाते बजाते लोग वहाँ पहुंचे। तो इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इनका हिंदुस्तान में और भी जगह जो तीर्थ स्थल है वहाँ जाने का भी इन श्रद्धालुओं का कार्यक्रम है। लेकिन ऐसे जत्थे पहले भी आते रहे, लेकिन रामलला मंदिर में पहली बार ऐसा जत्था आया है, क्योंकि अभी हाल ही में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद पाकिस्तान से पहला जत्था तो भारत पहुंचा है। ठीक है पंकज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रदेश में इन दिनों मादक पदार्थों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांव में भी आसानी से मादक पदार्थ मिल रहे हैं। राजस्थान पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान जरूर चला रही है, लेकिन ये अभियान ज्यादा सार्थक नजर नहीं आ रहा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह ने अब शिक्षण संस्थानों के आसपास भी सप्लाई शुरू कर दी। ऐसे में देश में नशे की समस्या से निपटने के लिए अब भारत सरकार ने भी पहल की है। भारत सरकार के निर्देशों के बाद ही सभी राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। एसीएस ओम आनंद कुमार ने इसी टास्क फोर्स की बैठक ली, जिसमें पुलिस, चिकित्सा, कृषि समेत सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नशे की समस्या पर लगाम लगाने पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। जयपुर में फैशन जगत में एक और कपड़े के ब्रांड सुब्रिया का आगाज हुआ है। जयपुर स्थित एक होटल में सुब्रिया की तरफ से लॉन्चिंग पार्टी का आयोजन किया गया। ब्रांड ऑनर आयुषी शुक और कृष्णा यादव ने जयपुर के मॉडल सहित कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया। महिला क्लोथिंग से जुड़े इस इवेंट में जाने माने फैशन डिजाइनर और मॉडल्स ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी के ऑनर आयुषी ने कहा कि सुब्रिया जल्द ही जयपुर में अपने स्टोर्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए सभी तरह के एथनिक और ट्रेडिशनल कपड़े उपलब्ध होंगे। जयपुर में लॉन्च करा है इसको इवेंट को, हमारे एथनिक ब्रांड को शुभ्रया, और हम इसका स्टोर भी करना चाह रहे हैं यहाँ पे जयपुर बेस ही। हमारा पूरा मतलब लॉन्चिंग हमारे जयपुर बेस ही थी और हम इसको आगे भी बढ़ाना चाहेंगे दिल्ली वगैरह में, मुंबई एक्सेट्रा। दिवंगत अधिवक्ता राहुल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में किया गया शोक सभा का आयोजन, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशीगण और राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी, जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी, राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, राजस्थान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन कपिल प्रकाश माथुर और जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान 5 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत राहुल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके उपरांत वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा। चुनावी घमासान में हार जीत का अंतर एक ही वोट से क्यों ना हो, परिणामों पर असर डालने वाला होता है। ऐसे में उम्मीदवार खुद के वोट बढ़ाने के लिए एक एक वोट पर मेहनत करता है, लेकिन जब खुद का वोट ही उम्मीदवार को नहीं मिले तो बात बेहद आश्चर्यजनक हो जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में हुई वोटिंग में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहाँ चुनाव में एक वोट से जीत हार भी हुई है। कांग्रेस नेता सीपी जोशी 2008 में नाथद्वारा से एक वोट से विधायक का चुनाव हार चुके। राजस्थान में लोकसभा के रण में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुद को ही अपना वोट डाल नहीं सके। राजसमंद सीट पर तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों को और न ही उनके परिवार का वोट मिल सका, क्योंकि प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसे प्रत्याशियों में बीजेपी के भूपेंद्र यादव, कांग्रेस के वैभव गहलोत, कांग्रेस के सीपी जोशी समेत 8 नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें 2 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनका वोट तो राजस्थान में ही नहीं था। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अलवर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट के मतदाता है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने भीलवाड़ा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो राजसमंद लोकसभा सीट के मतदाता है। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े, जबकि जोनापुरिया गुरुग्राम लोकसभा सीट के मतदाता है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट के मतदाता है। कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने पाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जोधपुर लोकसभा सीट की मतदाता है। बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह मेवाड़ राजसमंद सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन महिमा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की मतदाता है। कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर ने राजसमंद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जयपुर शहर लोकसभा सीट के मतदाता है। वहीं प्रियंका बैलान बीजेपी के टिकट पर श्री गंगानगर सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन वो बीकानेर लोकसभा सीट की मतदाता है। वहीं देश के लोकसभा चुनाव के इतिहास में 9 वोट से भी हार जीत हुई। साल 1998 में बीजेपी के सोम मरांडी के नाम बिहार की राजमहल संसदीय सीट पर सबसे कम 9 वोटों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। पंकज सोनी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2013 में बोनस अंक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव शुभ्रा सिंह और चिकित्सा निदेशक राकेश शर्मा को अमानना नोटिस जारी किया है और 26 जुलाई तक पालना रिपोर्ट मांगी है। ये आदेश राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र सिंह की कल पीठ ने दिनेश कुमार और अन्य की अमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। खबर 12 की क्रिकेट राजनीति से है, जहां जिला क्रिकेट संघ में एक और मंत्री के बेटे की एंट्री हो गई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। खास बात यह है कि पवन दिलावर का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। हालांकि पवन दिलावर ने आरसीए में जाने को भविष्य की बात कहकर टाला, लेकिन यह साफ कहा कि उनका पहला मकसद 12 में क्रिकेट स्टेडियम तैयार करने का है। देखिए कि एक्चुअल में वहाँ पे कोषाध्यक्ष नहीं थे, जो काम करने में असमर्थ जाहिर कर रहे थे। काफ़ी दिनों से खाली पद था, तो वहाँ पे चुनाव होना तय था। मैंने अपना वहाँ पे आवेदन जो भी चुनाव लड़ना तय किया, तो उसके बाद स्वाभाविक दृष्टि है कि मैंने किया और तो वहाँ चुना गया और इसी प्रकार से मेरा वहाँ कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव। स्वाभाविक बात है, 12 ने मुझे चुना है, तो वहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्रिकेट जगत के लिए, क्रिकेट के लिए, प्लेयर्स के लिए और क्या कर सकते हैं उस विषय में हमको सोचना है। संभवतः वहाँ जो बड़ी बात आ रही है वहाँ क्रिकेट के लिए खेल मैदान नहीं है, तो उस विषय पर काम करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।